Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Once again, we will continue our series of lectures for the first unit of chemistry, chemical reactions and equations. तो इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ा था उसमें हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट लिया था कि केमिकल चेंजेस जो होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो अब इस यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आप पहले लेटर पढ़ते हो, बाद में कहते हैं कि लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिला के सेंटेंस और सेंटेंसेस मिला के पैराग्राफ्स। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है कि जब भी एक केमिकल चेंज हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उसमें जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं, पहले सब्सटेंसेस मिलके नए से सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो वो सब्सटेंसेस जब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, symbols for the case of elements and formulae in case of molecules and compounds। तो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को पहले लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम किसको कहते हैं कि जिसमें हम इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे, जैसे व्हेन कोल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऐसे लिखेंगे एग्जांपल, कोल बर्न in presence of oxygen and produce carbon dioxide। ये मान लीजिए हमारी जिंदगी की आम एग्जांपल जो है, हम फ्यूल्स बर्न करते हैं तो दैट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन और वी कैन से कोल। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोल का मतलब होता है कार्बन, कोल एक्चुअली कंटेन्स कार्बन, तो इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लस करके हम ऑक्सीजन लिखेंगे और ये आपस में रिएक्ट होके एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते और वहां हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहां हमने देखा कार्बन ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस वाली रिप्रेजेंटेशन जो हमने इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखी, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको हम कहते हैं क्या? वर्ड इक्वेशन। यानी ये भी केमिकल इक्वेशन है, लेकिन यहां हमने जो इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस लिखे दोज वर रिटन बाय मींस ऑफ वर्ड्स, तो इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अब अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट कर लूं बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, तो देख लीजिए कार्बन का सिंबल क्या है? सी प्लस, ऑक्सीजन का सिंबल ओ, ये डाई एटॉमिक एग्जिस्ट होता है और 2 लिखेंगे हम। तो इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मूला है CO2। तो यहां अब हमने इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स, बाय मीन्स ऑफ फार्मूले। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन बन जाती है इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये एक एग्जांपल होगी।
अगर इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल ऐसे लेंगे, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो इससे पहले हमने एक एग्जांपल ली थी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, ये एग्जांपल हमने ली। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, जिंक किसके साथ मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये दो रिएक्ट होकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब आप जवाब खुद दे सकते हैं। ये कौन सी ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन। तो अब उसके बाद इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। तो देख लीजिए, जिंक का सिंबल Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला H2SO4। It gives a zinc sulfate, it is ZnSO4 plus hydrogen। ये तो अब हमने यहां रिप्रेजेंट किया इसको बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। So that means we can now say chemical equation is the shorthand representation of chemical reaction। सिंपल टर्म्स में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होती है इज shorthand representation of chemical reaction। तो ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देख लीजिए, यहां जो आपने एग्जांपल ऐसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला पोर्शन जो बन जाता है इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS वाला, और दिस वेरी ऑन RHS। तो वो सब्सटेंसेस जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, पहले इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहां हमारे पास थे दो रिएक्टेंट्स, इन दो के दरमियान हमने प्लस का साइन लिखा। तो इसी तरह से कभी प्रोडक्ट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल ली, तो यहां प्रोडक्ट्स दो है तो उनको भी हमने बीच में क्या रखा, प्लस। तो ये सिंबल इस्तेमाल करके अब एक और सिंबल यहां हमने इस्तेमाल किया है, एरो। तो दिस एरो इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसका हेड देख लीजिए, इट इज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, इट indicates that these various substances react and they are going to form, and what are formed, products are formed। तो यहां तक ये होगी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसमें जो हम पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, एरो का साइन इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं, तो ये है केमिकल इक्वेशन, यानी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन जो होंगी वो दो तरह की हो सकती है। तो देख लीजिए क्या है। तो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन हमने समझा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब ये केमिकल इक्वेशंस हमारे सामने दो तरह की हो सकती है। पहले तो वो दो टाइप्स क्या है, नंबर फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, हमने देखा अभी कि अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से
रिएक्ट कर लेंगे तो वहां क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब अगर हम यहां रिएक्टेंट की ओर देखेंगे, यहां एक तो जिंक है और फिर हाइड्रोजन एटम्स है, फिर सल्फर के एटम्स और फिर ऑक्सीजन के एटम्स। तो इनको देख लीजिए, यहां जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो अब अगर यहां देख लीजिए, यहां जिंक का एक एटम है, तो इसी तरह से फिर देख लीजिए सल्फर के कितने हैं, एक एटम उसका भी, ऑक्सीजन के कितने, 4 और हाइड्रोजन के कितने, 2। तो अब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड देखेंगे, यहां जिंक का एक और यहां भी कितना, एक, यहां हाइड्रोजन के 2 और यहां भी कितने, 2, यहां सल्फर का एक, यहां भी सल्फर के कितने, एक, और यहां ऑक्सीजन के 4, यहां भी कितने ऑक्सीजन के, 4। तो इस रिएक्शन में, इस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि द नंबर ऑफ एटम्स of different elements on the reactant side and product side are equal. So those very chemical equations in which the number of atoms of different elements are equal on both the sides, and on the reactant side and product side, those very chemical equations are called balanced chemical equations. तो ये बैलेंस्ड केमिकल, इसी तरह से एक एग्जांपल ये है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं, यानी ये बर्न करते हैं, तो अभी हमने देखा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां कार्बन देख लीजिए एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहां कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो यहां भी कार्बन के एक, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, तो दैट मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर अगेन इक्वल ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो है, ये भी बिलोंग करती है किस कैटेगरी से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी से। तो इसकी डेफिनेशन यहां मैं लिखूंगा, क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें होते हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जैसे हमने यहां ये एग्जांपल्स ली, तो ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं किनके लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए। अब केमिकल इक्वेशंस का जो दूसरा टाइप होता है, दैट इज इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो वो इक्वेशन कहलाती है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती है, दोज इक्वेशंस which have unequal number of atoms of different elements on reactant and product sides। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाता है। तो अब देख लीजिए, हाइड्रोजन के कितने एटम्स, यहां 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 2, यहां हाइड्रोजन के कितने, 2, और यहां ऑक्सीजन के कितने, 1 एटम। तो 1 एटम है ऑक्सीजन का, यहां हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम देख लीजिए, यहां 2 रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के 1। तो इट मीन्स कि यहां ये जो रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो है, इट इज नॉट इक्वल नंबर, इट इज अनइक्वल नंबर। तो ये बन जाती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है, इनको बैलेंस करना पड़ता है। तो क्यों बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, they are in accordance with the law of conservation of mass।
ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड बनाने के लिए ये वैलिडेटेड होती है तभी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होगा। तो यहां ये मैटर की सूरत में होती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने के लिए जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती है इनको बैलेंस करना पड़ता है। तो जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन।